Okay, so hello everyone. Welcome to this video. So in this video, we will solve certain important problems for your upcoming HPSC exam. These problems will also be useful for other relevant exams as well. Okay. And there is one information कि जो भी students HPSC exam की preparation कर रहे हैं and want to boost up their preparation by practicing more and more questions, so they can attempt the test series on Graviton Institute app. टेस्ट सीरीज में टोटल 17 टेस्ट हैं, 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 8 फुल लेंथ टेस्ट हैं. So wide range of questions are covered in this test series and test series solutions are also available. तो जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज जो है ग्रेविटोन इंस्टीट्यूट ऐप पे लगा सकते हैं. ठीक है, लिंक जो है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. आज का पहला क्वेश्चन देखिए. सो द रेशियो ऑफ एनर्जीज रिक्वायर्ड टू एक्साइट ए डायटोमिक मॉलिक्यूल टू द फर्स्ट वाइब्रेशनल एंड टू द फर्स्ट रोटेशनल लेवल इज गिवन बाय. और ये म्यू जो है रिड्यूस मास है, ओमेगा इज द नेचुरल एंगुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई. ठीक है, तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का क्वेश्चन है. चलिए शुरू करते हैं. सो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल दोनों ही यहाँ पे डिस्कशन में है. सो सी एनर्जी क्या होती है वाइब्रेशनल की, ईवी दैट इज गिवन बाय v प्लस 1/2 h न्यू. ओके, ये होती है v, यहाँ पे वाइब्रेशनल नंबर है और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पे चूंकि ओमेगा में है तो हमें ओमेगा में इसको कन्वर्ट कर लेना है. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे इसको, दैट विल बी v प्लस 1/2 और 2 पाई से डिवाइड और 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h कट ओमेगा. ठीक है, v वाइब्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 0 1 2 3 ऐसे होती है. ठीक है, तो फर्स्ट वाइब्रेशनल एंड फर्स्ट रोटेशनल, तो देखो ये v इक्वल टू 0 है और से दिस इज v इक्वल टू 1 है. तो v इक्वल टू 0 की जो एनर्जी है वाइब्रेशनल में वो कितनी होगी, इट विल बी 1/2 h कट ओमेगा. और जो v इक्वल टू 1 की है दैट विल बी 3/2 h कट ओमेगा. तो फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में मॉलिक्यूल को एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, दिस डिफरेंस विच इज इक्वल टू h कट ओमेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है, ये हमें चाहिए. अब गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं जल्दबाजी में, या तो फर्स्ट स्टेट है उसकी एनर्जी ले लेते हैं या इसकी ले लेते हैं और उस वजह से एक फैक्टर ऑफ 2 का या इनका डिफरेंस आ जाता है. तो हमसे पूछा है कि ये एनर्जी कितनी होगी, कि v0 से v1 में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यहाँ पे हमें लिखनी है, दैट इज h कट ओमेगा. दूसरी तरफ रोटेशनल लेवल्स कैसे होते हैं, रोटेशनल लेवल्स की जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाई EJ इज इक्वल टू h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर I j इंटू जे प्लस 1 ये होती है. क्योंकि सारी जो ऑप्शंस हैं वो फंडामेंटल्स में है इसीलिए हमने इसको b के रूप में ना लिख के ऐसे लिख लिया. चाहे तो आप b में लिख के बाद में उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सोल्व इसी तरीके से करना है. ठीक है, अब j इक्वल टू 0 के लिए एनर्जी विल बी 0 एंड j इक्वल टू 1, तो j इक्वल टू 1 के लिए इट विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1 2. तो एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 2h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर I. ठीक है जी, तो ये हो गई EJ एट लेवल नंबर 1 एंड EJ एट 0. तो यहां से मॉलिक्यूल को यहां एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज दिस डिफरेंस. तो दिस डिफरेंस दिस माइनस दिस वो सेम ही है, 2h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर I. बात समझ में आ गई यहां तक. अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो किससे किसका पूछा है, वाइब्रेशनल गैप से रोटेशनल गैप के बीच का. तो ये वाइब्रेशनल का h कट ओमेगा है और ये वाला है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं. देखो कितना आ रहा रेशियो, दैट विल बी h कट ओमेगा डिवाइड बाई 2h स्क्वेयर और 8 पाई स्क्वेयर I. अब I को यहाँ पे रिड्यूस मास और डिस्टेंस के बीच में लिखना है, दैट इज म्यू डी स्क्वेयर. जनरली हम म्यू आर स्क्वेयर लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डी डिस्टेंस गिवन है तो म्यू डी स्क्वेयर लिख लेते हैं. ठीक है, नाउ 2 से ये 4 पे चला गया. ओके, और ये h स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, h कट स्क्वेयर और h कट से एक h कट चला जाएगा. सो आंसर विल बी ओमेगा म्यू डी स्क्वेयर अपॉन h कट. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो ए है ओमेगा म्यू डी स्क्वेयर अपॉन h कट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए. ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. सिंपल एनर्जी दोनों की ना पूछ के थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है और गलती होने के चांसेस मैंने आपको बता दिए कहां पे हैं.
वो यहाँ पे है। इस एनर्जी को लिखने में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, है बहुत ही आसान, लेकिन जल्दबाजी में ठीक से नहीं पढ़ने के कारण या तो 3/2 h ओमेगा लिख देंगे एनर्जी उसकी, और फिर वो फैक्टर यहाँ पे ढूंढते रहेंगे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या फिर ये एनर्जी जो है, ये बस ये सबसे इंपॉर्टेंट गलती होने का पॉइंट था यहाँ पे, जो मुझे लगता है, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दैट टाइम ऑफ ए जीएम काउंटर इज 300 माइक्रोसेकंड। सो जो टाउ है, दैट टाइम दैट इज गिवन एज 300 माइक्रोसेकंड। डिटेक्टर से क्वेश्चन है, इफ द काउंटिंग रेट इज 1000 पर मिनट, फाइंड आउट द ट्रू काउंटिंग रेट। तो जो मेजर्ड रेट है उसको हम से RM लिख लेते हैं। सो RM इज गिवन एज 1000 पर मिनट। कितने काउंट मेजर हो रहे हैं। ट्रू क्या होगा, ट्रू में काउंटिंग रेट RT पूछा है, तो RT विल बी इक्वल टू RM 1 माइनस RM इंटू टाउ, ठीक है। तो अब RM हमें गिवन है, टाउ हमें गिवन है, बस यही चीज यहाँ पे पूछनी थी कि ये रिलेशन जिसको पता है वो इस क्वेश्चन को कर सकता था, ठीक है। तो RM क्या है यहाँ पे 1000 है, और आंसर जो पर मिनट में है तो सारे को पर मिनट में ही कन्वर्ट करना है। सो 1 माइनस 1000 इंटू टाउ। सो टाउ है 300 माइक्रो सेकेंड। तो सबसे पहले तो माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, -6 और डिवाइड बाई 60, तो कितने पे चला जाएगा 5 पे। सो इट विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.005, ये 1 है, ओके। सो इट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 0.995। इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1005 पर मिनट। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 1005 पर, ओके। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से डिटेक्टर से पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है आगे पूछे जाने के लिए कभी। ये देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई A and B are EA and EB respectively. If 3 nuclei of B fuse to give 1 nucleus of A, and this fusion process is accompanied by the release of energy E, then EA and EB are related to each other. एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, 3 न्यूक्लियाई हैं B के जो फ्यूज हो रहे हैं टू गिव 1 न्यूक्लियाई ऑफ A. So say B, B, B and A. इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है एक की वो EB है और इसकी EA है। जब ये प्रोसेस हो रहा है सो EB प्लस EB प्लस EB, ये बाइंडिंग एनर्जीज मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी EA है, और एक अमाउंट ऑफ एनर्जी E जो है वो रिलीज हो रही है। एक अमाउंट ऑफ एनर्जी E वो रिलीज हो रही है। अब डाउट कहाँ आता है स्टूडेंट्स को कि इस E को हम कहाँ पे ऐड करें, ये E कहाँ से हुई है। इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक से सोचना पड़ेगा कि जो टोटल एनर्जी, ये एनर्जी वहां पे कन्वर्ट हुई है, तो इसका मतलब जो एक्सेस एनर्जी निकली है दैट इज ऑन दिस साइड। तो टोटल क्या होगा, दिस विल बी 3EB प्लस E इज इक्वल टू EA। 3EB प्लस E इक्वल टू E, यही एनर्जी E जो एक्स्ट्रा थी वो रिलीज हुई है। तो इसका मतलब अब हमें EA और E को एक साइड में रखना है। सो से EA माइनस E इज इक्वल टू 3EB। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखो, जब हम बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये मैंने डिस्कस भी किया है कि ये लेटर सपोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो मिलके एक न्यूक्लियस या एक एटम बनाते हैं, ठीक है। ये जब कंबाइंड होते हैं और एक एटम बनाते हैं तो क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, यही ना होती है। क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो क्या है, ज्यादा है इसके मास से, तो जो मास डिफेक्ट हुआ वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकलती है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। इट मींस अगर हम समझें कि ये मास ज्यादा है तो इसकी जो ओवरऑल रेस्ट मास एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब भी सिस्टम लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में जाता है,
जब भी सिस्टम लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में जाता है, हाई ओवरऑल एनर्जी की स्टेट से लेस ओवरऑल एनर्जी की स्टेट में जाता है। देखो, जब मैं एनर्जी बोलता हूं और बाइंडिंग एनर्जी बोलता हूं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो लेस स्टेबल मतलब मोर ओवरऑल एनर्जी, लेस बाइंडिंग एनर्जी, राइट। सो लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में जब जाता है तो एनर्जी ई रिलीज होती है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो चूंकि यहाँ पे ओवरऑल मास एनर्जी ज्यादा थी और इधर मास एनर्जी कम है, तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किधर थी पहले, इसमें ही थी। उसके कोरस्पोंडिंग कुछ तो प्रोडक्ट बन गया और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज हो गई, चाहे उसको मास के सेंस में समझे चाहे ओवरऑल एनर्जी के सेंस में समझे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज ऑन दिस साइड प्लस ई, ठीक है। सो 3EB प्लस ई इज इक्वल टू ई। इसको जैसे भी आप समझना है आप समझ सकते हो। अल्टीमेट थिंग इज कि जब भी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल स्टेट की तरफ जाता है तो एनर्जी विल रिलीज, द एक्सेस एनर्जी विल रिलीज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। ये देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है मैथमेटिकल फिजिक्स से। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 subject to the boundary conditions that y is equal to 1 when x is equal to 0 and y is equal to 0 when x is equal to infinite. So ये कोई क्वेश्चन जो है ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो पूछा गया है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर पूछा जाए तो इससे आसान क्वेश्चन और कोई क्या ही देगा आपको। सिंपल एक ही चीज पूछी हुई है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बी m square minus 1 is equal to 0, m square is equal to 1 and m is equal to प्लस माइनस 1। तो जो आपका y होगा दैट विल बी c1 e रेज पावर x प्लस c2 e रेज पावर माइनस x। ये हो जाएगा। अब जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उनसे हम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू 1 है जब x इक्वल टू 0 है, तो इट विल बी c1 प्लस c2, दोनों का एडिशन कितना है 1 है। और y की वैल्यू 0 है जब x इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो c1 ई रेज पावर इनफाइनाइट और ये ई की पावर इनफाइनाइट माइनस हो जाएगी तो दैट विल बी 0। इसका मतलब इस चीज को पूरा 0 होना पड़ेगा। ये तो 0 है नहीं, तो C1 को 0 होना पड़ेगा। और अगर C1 0 है तो C2 की वैल्यू 1 है। C2 की वैल्यू 1 है। बात समझ में आएगी नहीं? तो C2 की वैल्यू 1 है, C1 0 हो गया, तो जो फाइनल y था दैट इज ई रेज पावर माइनस x है। ई रेज पावर माइनस x। अब ई रेज पावर माइनस x को हमने लिखना है हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस के रूप में, कोस और साइन के रूप में। तो आपको पता है ई रेज पावर x प्लस ई रेज पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक x एंड ई रेज पावर x माइनस ई रेज पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक x। तो जब हमें e के पावर माइनस x चाहिएगा तो इट विल बी 2 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x। ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x। तो चूंकि ऑप्शन जो है वो टी में दिए हुए हैं सारे, लेकिन ऐसे एग्जाम्स में ये भूल चूक माफ होती है। स्टूडेंट्स को खुद ही समझ लेना होता है कि वो ऐसा दे सकते हैं। तो छोटी मोटी ऐसी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको समझ के ही कोस हाइपरबोलिक टी माइनस साइन हाइपरबोलिक टी डी टिक करना है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी, कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इन टर्म्स ऑफ टी जो भी लिखा है। वैसे यहाँ पे गलती यही हुई है इनसे कि फंक्शन ऑफ टी दे दिया है और यहाँ पे y और x दे दिया है, बट अंडरस्टूड है कि हमें जो निकाला है उसमें से यही जो है वो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़े। द रिलेशन बिटवीन द शिफ्ट ऑपरेटर E एंड द डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज। देखो, शिफ्ट ऑपरेटर E, सो इफ E operates on fx it means it is shifting it at x plus 1 से। and the difference operator delta, so delta if operated on fx it will be equal to f of x plus 1 minus f of x। अब हमें इस डेल्टा में और e में रिलेशन निकालना है, तो f of x plus 1 की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा f of x is equal to e f x माइनस ऑफ एफ एक्स। तो रिलेशन क्या हो गया? डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1। बात समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1, ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज
कैन 7 पीपल बी सीटेड एट ए राउंड टेबल? वेरी इजी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो देखो, अब राउंड टेबल है, तो जो अगर n नंबर ऑफ पीपल हैं और उनको अरेंज करना है उन्हें राउंड टेबल, तो आंसर विल ऑलवेज बी n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि होगा 720। 720 ही होगा ना, ठीक है। और अगर होता ये एक स्ट्रेट टेबल तो उसका हो जाता n फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो राउंड टेबल पे हो तो n-1 फैक्टोरियल, और अगर स्ट्रेट लाइन में बैठे हो तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और कोई भी कंडीशन गिवन नहीं। The phase of the complex number 1 plus iota into iota in the polar representation is. So आपको जो complex number given है that is 1 plus iota, iota. So it will be iota minus 1. और इसको थोड़ा और better way में लिख लीजिए, minus 1 plus iota. तो जो tangent phi है that will be equal to minus 1. So phi की किस वैल्यू के लिए tan की वैल्यू minus 1 होगी out of the given options? So that will be 3 pi by 4. तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मैथमेटिकल फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट्स इज 1 यूनिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स होता है दैट इज से एक वेक्टर ए और बी है, एक वेक्टर ए और बी है। सो रिजल्टेंट जो होगा r दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, यही होता है रिजल्टेंट, ठीक है जी। तो अब हमें देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो उसमें जो थीटा आएगा उसका हमें पता होना चाहिए। उस थीटा की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट नहीं गिवन है, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और एक का 3 है तो दैट विल बी 9, प्लस एक का 4 है दैट विल बी 16, प्लस 2 into 3 into 4 into cos of theta. So it will be 1 equal to कितना हो गया 25 प्लस 24 cos theta. So यहाँ पे हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 24 cos theta एंड cos theta इज इक्वल टू -1 एंड थीटा की वैल्यू हो गई है पाई। इनके बीच का एंगल कितना है? पाई है। तो अगर जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा तो a क्रॉस b इक्वल टू मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा, और साइन थीटा पाई पे कितना हो जाएगा? 0। तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? 0। आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 0। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन द इनर्शियल कोफिशिएंट ऑफ ए रिजिड बॉडी आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो आंसर विल बी 2। रिजिड बॉडी में जो हम इनर्शियल कोफिशिएंट्स पढ़ते हैं तो i इक्वल टू i ji। So 3-point charge is next question is from the EMT, and the 3-point charge is Q, Q and minus 2Q are located at 0, minus AA, 0, AA and 0, 0 minus A respectively. The net dipole moment of this charge distribution is, तो dipole moment जो है P that we know कि हमने define किया हुआ है that is QI RI, ऐसे define करते हैं, और डायरेक्शन में QI RI। तो यहां पे देखो पहला चार्ज Q है 0 माइनस ए, दूसरा चार्ज क्या है? Q है, इसका है 0 AA, 0 AA, और नेक्स्ट इज माइनस 2Q दैट इज 0 0 माइनस A। कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, साइन उनके लेने, चार्ज के साइन भी लेने होते हैं और कोऑर्डिनेट्स के भी। जब हमने प्रॉब्लम्स की हैं क्लासेस में तो आपने देखा होगा कि ये तो सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन है। अदरवाइज कई बार हमें एक डायग्राम में चार्जेस को प्लेस करके रख दिया जाता है, उसमें ये चीजें हमने डिस्कस की हैं कि हमें उसका साइन लेना होता है, दोनों ही साइन, चार्ज का साइन भी और उसके कोऑर्डिनेट्स का साइन भी साथ में रखना होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज ए डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट विल बी देखो Q माइनस A y कैप
प्लस ए जेड कैप माइनस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप प्लस दिस क्यू ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप माइनस 2q माइनस ए जेड कैप। जरा सोल्व करिए इसको, देखिए माइनस क्यू ए वाई कैप प्लस क्यू ए जेड कैप प्लस क्यू ए वाई कैप प्लस क्यू ए जेड कैप प्लस 2q ए जेड कैप। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्यू ए 2q ए दैट इज 4q ए जेड कैप। तो ये होगा डायपोल मोमेंट 4qa होगा अलोंग जेड कैप, जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। A charge Q moves in a combined electric field E and magnetic induction B, then as the charge moves, जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कौन वर्क करेगा कौन नहीं करेगा, ये पूछा है। बाकी तो इसको बिना पेन उठाए सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क करती है और मैग्नेटिक फोर्सेस नेवर वर्क। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। और वैसे भी अगर देखना चाहो तो ऐसे एक बार समझ सकते हो कि F जो होगा दैट विल बी QE प्लस V क्रॉस P होता है। ठीक है, तो जो QE है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपने डायरेक्शन में एक्सलरेट कराता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्शन चेंज करता है, वहां पे वर्क नहीं होता है। ठीक है, नो वर्क कैन बी डन बाय द मैग्नेटिक फोर्सेस। सो ये डायरेक्शन को चेंज करता है। और डायरेक्शन चेंज की बात आ ही गई है तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल देखो, अगर तो V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो सर्कुलर मोशन हो जाता है, राइट। अगर किसी एंगल पे पार्टिकल इंसिडेंट होता है तो उसका एक एंगल हो गया थीटा से, तो ये कंपोनेंट जो है, जो पैरेलल कंपोनेंट है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पाथ एज हेलिक्स। ठीक है, क्योंकि एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन देगा, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो भले ही कोई फोर्स नहीं देगा, क्योंकि V और B जब पैरेलल होंगे तो फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन फोर्स नहीं है उसका मतलब ये नहीं वो चलेगा ही नहीं। तो फोर्स जीरो होने की वजह से के बाद भी जो स्पीड से वो चल रहा है वो चलता जाएगा, तो एक सर्कल यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे चलता जाएगा, दैट विल बी द हेलिकल पाथ। ओके, तो ऐसे हमने, ये टॉपिक है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमने खूब सारे केसेस किए हैं कि पार्टिकल कैसे एंटर करता है और E और B की डायरेक्शंस के साथ पाथ कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल वर्क एंड मैग्नेटिक इंडक्शन विल नॉट वर्क। ओके, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बी जो है दैट विल बी दी करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q इज गिवन बाय E इज इक्वल टू Q बाय R स्क्वायर अलोंग आउटवर्ड रेडियल डायरेक्शन। तो मतलब जो E है दैट इज गिवन एज Q by R square R cap. The value of the closed surface integral of electric field depends only on, ध्यान से सुनिए, value of the closed surface integral that is E dot dA। तो E R cap में है तो क्या हो जाएगा ये सिंपली Q by R square और dA in the direction of R cap when R is fixed, so this will be R square sin theta d theta d phi। ये चला जाएगा, यहां पे इसका आता है 4 पाई, सो 4 पाई क्यू। अब देख लो, इसे चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, शेप पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। बेसिक्स ऑफ गोस लॉ फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके, सो 4 पाई क्यू इज द आंसर एंड इसके अकॉर्डिंग चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। कंसीडर कार्बन एटम मास नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एटम। ये लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, और ऐसा क्वेश्चन जनरली चांस है कि ऐसे एग्जाम्स में जहां पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट 1 मार्क के टिक मार्क होते हैं, उनमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है कि कौन सा पार्टिकल, कौन सा एटम, कौन सा न्यूक्लियस कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। लास्ट लेक्चर का में पहला ही क्वेश्चन था आई थिंक, तो उसमें बताया था कि अगर एटम है तो कार्बन एटम है 6C12, तो यहाँ पे Z जो है वो 6 है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 6 है, और जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 है, तो टोटल 18 दैट इज इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो वो
बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट वन। बात समझ में आ गई? तो ऐसे डिफरेंट केसेस पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे कि दिस न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होगा तो वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके देख लेंगे, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को। कोई आयनाइज्ड आपको एटम दे दिया जाएगा तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स कम है वो ध्यान रखना है। तो बस ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शायद लास्ट लेक्चर में इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हमने किया था। इन द स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट द एटॉमिक बीम हुज एंगुलर मोमेंटम स्टेट इज टू बी डिटरमाइंड मस्ट ट्रेवल थ्रू, कि जो बीम ट्रेवल करती है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है। और इनहोमोजीनियस होती है। इनहोमोजीनियस में इन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है कि इनहोमोजीनियस तो होती है लेकिन क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ मैग्नेटिक फील्ड होती है या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो पोल पीसेस लगे होते हैं, उनमें ग्रेडियंट होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनहोमोजीनियस फील्ड होती है, बट फील्ड इज स्टैटिक इन द नेचर, not radial this RF field. Okay, so option will be inhomogeneous but static field. ठीक है। The wavelength of the first line of the Balmer series in the hydrogen spectrum is lambda. Then the wavelength of the first line of Lyman series is. ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, एक में नहीं कईयों में पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द टीजीटी लेवल टू दी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल, सभी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं एक बार। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का क्वेश्चन है बोहर मॉडल से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर। यहाँ पे वैसे जेड स्क्वायर आता है लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 रख ली है हमने, ठीक है। सो बाल्मर सीरीज की जो पहली लाइन है दैट इज उसके लिए NF2 होगा और N इनिशियल 3 होगा, 3 से 2 पे आती है बाल्मर की लाइन, ठीक है। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। सो इट विल बी आर, और ये कितना हो जाएगा 36, 9 माइनस 4। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5 आर अपॉन 36। एक रिलेशन तो ये आया है। अब हमें चाहिए लाइमन की पहली लाइन, तो उसके लिए हो जाएगा 1 बाई लैम्डा लाइमन, एल लिख देते हैं यहाँ पे नीचे। सो इट विल बी आर, और एन एफ उसका कितना हो जाएगा फाइनल 1। सो 1 माइनस, और कहां से आएगी 2 से आएगी। सो इट विल बी आर 4 माइनस 1 3 बाई 4। तो 1 बाई लैम्डा एल इज इक्वल टू 3 बाई 4 आर। अब चूंकि जो ऑप्शन है वो लैम्डा के फॉर्म में है, आर के फॉर्म में नहीं है, तो आर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो आर इज इक्वल टू 36 अपॉन 5 लैम्डा। देखो क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्चुअली इतनी कुछ बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में इधर उधर जो करना है ना उसी में कोई फैक्टर छूट जाता है और आंसर फिर नहीं आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। So it will be 3 by 4 into R. So R is now 36 by 5 lambda. ये lambda बाल्मर वाला है, ठीक है। So that will be 4 into 9. So 27 by 5 lambda. ये आया यहाँ पे। अब माइंड का इंस्टिंक्ट ये कहेगा कि 27 by 5 lambda ऑप्शन ए, और ऐसे टिक कर दें क्योंकि हमने तो पूरा निकाला, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आया। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे 1 बाई लैम्डा एल है, तो यहाँ पे जो लैम्डा एल हो जाएगा दैट इज 5 लैम्डा बाई 27, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा, ना कि ए, 5 बाई 27 लैम्डा। बात समझ में आ गई। तो यहां तक आने के बाद भी गलती हो जाती है, तो इसीलिए हर स्टेप को क्रॉस चेक करके चलें कि हमें क्या पूछा और क्या निकालना है, ठीक है। सो लैम्डा एल इज 5 लैम्डा बाई 27। Velocity of light in a medium for which relative permittivity and relative permeability are 3 and 2 respectively is. तो ये हमें पता है V is equal to C by N होता है, और N जो है that is mu R and epsilon R under the root. For non-magnetic medium हम mu R की वैल्यू 1 रख लेते हैं, otherwise this is the value of N. तो अब N की वैल्यू है, देखो क्या क्या पूछा है हमसे, 3 and 2 दिया हुआ है, इसका मतलब √6। तो जो स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी c बाई
√6। इसके बाद इसको थोड़ा सोल्व करने को बोला है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन √6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 इंटू 10⁸ एंड दिस इज √3 इंटू √2। तो आंसर आ जाएगा √3/2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, आगे देखिए, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई उसका गिवन है हमें, प्रोपगेट्स इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू हमें गिवन है, ई इज इक्वल टू 100 cos of 6 into 10⁸ प्लस 4x ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा टी प्लस के एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वैसे ट्रेवल कर रही है, हालांकि इस बात का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो ओमेगा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁸ एंड के इज इक्वल टू 4। तो जो स्पीड हो जाएगी दैट इज ओमेगा बाई के। तो 6 इंटू 10⁸ अपॉन 4। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो ध्यान रखिए 3/2, राइट। सो ये हो गया है c अपॉन 2। तो v इज इक्वल टू होता है c बाई n, और n की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 2। अब n की वैल्यू अगर 2 आई है तो इसका मतलब n होता है जनरली एप्सिलॉन r अंडर द रूट, अगर मीडियम नॉन मैग्नेटिक हो तो। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, बट हमें ये मानना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू रूट एप्सिलॉन r नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, तभी हम डायरेक्ट यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 4। EM वेव से बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल। An ensemble of n 3-level systems with energies minus E0, 0 and E0 is in the thermal equilibrium at temperature T and beta is simply 1 by kT. If E0 is equal to 2, then the probability of finding the system in level E is equal to 0 is. तो 3 levels हैं, minus E0, 0 and E0। एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, E0 लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, सो E इक्वल टू 0 में होने की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी कि सिस्टम इस स्टेट में हो, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है, कैसे निकालेंगे, GI e⁻ बीटा EI डिवाइड बाई पार्टीशन फंक्शन GI e⁻ बीटा EI। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो चूंकि इसके लिए निकालना है तो डीजनरेसी तो 1 ही है, और E की वैल्यू 0 होगी, तो E की पावर 0 इज 1। सो सिंपली 1/1 प्लस, इस स्टेट के लिए डीजनरेसी तो 1 ही है, लेकिन e⁻ बीटा E0 हो जाएगा, प्लस इस स्टेट के लिए भी डीजनरेसी 1 है, लेकिन E की पावर माइनस बीटा E0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस, इसको पूरे फैक्टर को 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो e⁻x प्लस e⁻x डिवाइड बाई 2, दैट इज कोस हाइपरबोलिक x। सो इट विल बी 2 कोस हाइपरबोलिक x। अब x की वैल्यू है यहाँ पे बीटा E0। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए 1 + 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा E0 पावर -1। अब चूंकि यहाँ पे मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि ऐसे एग्जाम्स में ऐसी गलतियां स्वाभाविक हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सारा x में छोड़ दिया है, और कहीं पे बताया भी नहीं है कि किस फैक्टर को हमने बीटा E0 को अगर हम x मान लें क्या, ऐसा नहीं बताया। लेकिन चूंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि D इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि सबसे बेस्ट मैच हो रहा है। 1 + 2 कोस हाइपरबोलिक x, इसको x मान के आंसर दे दिया है विदाउट मेंशनिंग इट, बट D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, 1 + 2 कोस हाइपरबोलिक x इनवर्स। ये सिंपल आपका एंसेम्बल थ्योरी से क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट से। ठीक है, A system containing 10 distinguishable spin half particles is kept in a magnetic field B. The system has an energy -2 mu BB. The distinct possible configurations are. स्पिन हाफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा है
कि इस तरह से लेवल स्प्लिट हो जाएंगे, माइनस म्यू बी बी और म्यू बी बी। अब कहा है कि ओवरऑल कैसे अरेंज हो 10 पार्टिकल्स की ओवरऑल जो एनर्जी आए वो -2 म्यू बी बी आए। तो सिंपल सी बात है कि आउट ऑफ 10 पार्टिकल्स अगर 6 पार्टिकल जो हैं वो माइनस म्यू बी बी वाली में रहें और 4 पार्टिकल हैं वो म्यू बी बी वाली में रहें, तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो -2 म्यू बी बी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन के कितने चांसेस हैं? 10 पार्टिकल अगर हमारे पास है तो सिंपल सी बात है कि 10C6 कर लो या फिर इसको लिख लो 10C4। भाई 4 अगर इसमें होने की जो प्रोबेबिलिटी है वही 6 इसमें होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 10C6 भी वही आएगा, 10C4 भी वही आएगा। सो 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल 432। तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये हो जाएगा 210, 210 वेज। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैट का ही क्वेश्चन है। The first Stokes line of a rotational Raman spectra is observed at 12.96 centimeter inverse. Considering the rigid rotor approximation, the rotational constant is given by very easy question कि पहली जो लाइन है वो हमें पता है 6b पे होती है और उसकी वैल्यू है 12.96 सेंटीमीटर इनवर्स। तो b की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.16 सेंटीमीटर इनवर्स। 2.16 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक बात पूछ ली है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब रमन स्पेक्ट्रम की बात होती है तो हमें और भी चीजें इसमें एडिशनली साथ ध्यान रखनी होंगी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग लाइन है उससे पहली स्ट्रोक लाइन 6b, पहली एंटी स्ट्रोक 6b, पहली स्ट्रोक और पहली एंटी स्ट्रोक के बीच में 12b, उसके बाद किसी भी लाइन के बीच में आपस में जो डिफरेंस है वो 4b। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो भी क्लासेस में डिस्कस किए हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स में कौन सी लाइंस मिसिंग होती हैं या उनकी इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है। एनीवे, सो ऑप्शन फॉर दिस इज 2.16 सेंटीमीटर इनवर्स। The mass m of a moving particle is 2m naught by root 3, where m naught is the rest mass. The linear momentum of the particle is. तो very easy question. जो moving mass है that is हमें पता है m naught 1 minus v square by c square होता है, राइट? सो m यहाँ पे जो मूविंग मास है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2m naught by root 3 which is equal to m naught 1 minus v square by c square. So m naught से m naught चला जाएगा, 1 minus v square by c square under the root is equal to root 3 by 2, right? So 1 minus v square by c square is equal to 3 by 4, and hence we can say v square by c square is equal to 1 minus 3 by 4, which is equal to 1 by 4. 4 minus 3, 1 by 4, and v is equal to c by 2. v is equal to c by 2 आ गया है। Now the linear momentum of the particle, तो linear momentum p is equal to m into v, और जो मूविंग मास है that is 2m naught by root 3, और जो c है that is c by 2. So आंसर हो जाएगा m naught into c upon root 3, m naught into c upon root 3। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव इज गिवन बाय दिस, देन द स्पीड ऑफ द वेव इज। स्पीड पूछा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो यहां से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट को। E इज इक्वल टू 100 cos 10 raised power 9t minus 4x. So omega is equal to 10 raised power 9 and k is equal to 4. ये 4 है, ठीक है। तो स्पीड v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k होता है। सो दैट विल बी 10 इंटू 10 रेज पावर 8 कर लेते हैं डिवाइड बाई 4। सो 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 5। सो ये हो गया 2.5 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट वन, 2.5 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई?
आगे बढ़े। A sphere of radius r carries polarization PR equal to kr vector where k is a constant and r is a vector from center. What would be the volume bound charge density of the sphere? तो polarization P हमें given है, इसको हम लिख लेते हैं k r into r कैप, और हमें चाहिए चार्ज डेंसिटी रो बी जिसकी वैल्यू है माइनस ऑफ डेल डॉट पी। क्लियर है यहां तक? तो इट विल बी माइनस बाहर रहेगा, इट विल बी 1/r² करली बाई करली r स्क्वेयर इंटू दिस के आर। देखो ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इतने ऑब्वियस हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते और मेन चीज भूल जाते हैं। ये r² का फैक्टर नहीं भूलना है, इससे आंसर चेंज हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू -1/r², के बाहर आ जाएगा और ये हो गया r³ का डिफरेंशिएशन होगा 3r², तो 3 से r² चला गया, माइनस ऑफ 3k, सो माइनस ऑफ 3k। अब आपको इस क्वेश्चन से सीखना क्या है? इससे ये सीखना है कि ऐसा क्वेश्चन देके वो आपको सरफेस जो बाउंड चार्ज है उसकी डेंसिटी पूछी जा सकती है, टोटल पूछी जा सकती है, और अगर बहुत एडवांस में जाना चाहें तो पोलराइजेशन की वजह से जो बाउंड चार्जेस हैं उनकी वजह से फील्ड पूछ सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो टोटल बाउंड चार्ज आउटसाइड तो कोई इफेक्ट करता नहीं है, इनसाइड इफेक्ट करेगा अगर ऐसा पूछा जाता है तो। बट फॉर द क्वेश्चन बीइंग आंसर इज -3k। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे सरफेस बाउंड चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्ज और डेंसिटी और जो टोटल बाउंड चार्ज है वो वेरीफाई करने आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये EMT का था और टॉपिक इसका पोलराइजेशन था। So if a charged particle of mass m and charge q and mass m moving with speed v enters a magnetic field B perpendicular to its direction of motion, it will move in a circular orbit of radius r। ये बात जो हमें पता है ये इन्होंने बता दी है। उसके बाद पूछा है कि जो उसका रेडियस होगा सर्कुलर मोशन का वो कैसे डिपेंड करेगा Q, M और B पे। तो सिंपली हमें पता है कि जो फोर्स लगेगा दैट विल बी QVB और इक्वल टू mv²/r, इससे वो बैलेंस होगा। सो v से v चला जाएगा, r विल बी इक्वल टू mv/qb। तो ये b के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पहली चीज, और q/m से ही पूछा है तो q/m के भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। q/m के भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और b के भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q/m एंड b। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सर्कुलर मोशन हो रहा परपेंडिकुलर जब भी फील्ड के जाता है तो। The energy of the system of 19 electrons in 3D isotropic harmonic oscillator potential is isotropic given है, तो हमें पता है कि जो एनर्जी है आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द 3D will be equal to n+3/2 h कट ओमेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 19। तो क्या तरीका बताया हुआ है इसका कि सबसे पहले देखेंगे एनर्जी लेवल्स, फिर देखेंगे एनर्जी लेवल्स की खुद की डीजनरेसी, और फिर देखेंगे आपके पार्टिकल्स क्या है, उनकी स्पिन क्या है। तो सबसे पहले देखो n 0 से शुरू हो जाएगा, n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 0 की डीजनरेसी फॉर द 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर इज n+1 n+2 डिवाइड बाई 2। तो जब 0 लगेगा तो इसकी डीजनरेसी 1 ही रहेगी, ये लेवल ऐसा ही रहेगा। उसके बाद n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 की जो सेल्फ डीजनरेसी वो कितनी होगी? 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो यहां से ये इसकी डीजनरेसी 3 हो जाएगी। सिर्फ नंबर लिख देता हूं अभी, है ना, यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। उसके बाद n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2 के लिए लगाइए 2 + 2 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 4/2, यही होगा। तो इट विल बी 6-fold डीजनरेट। ठीक है, अब पार्टिकल्स को फिल करने की बारी है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्पिन हाफ है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे डीजनरेसी की वजह से, अब पार्टिकल की वजह से डीजनरेसी है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 और 2 8, हमें चाहिए 19। तो यहाँ पे कितने आने हैं? वैसे 12 आ सकते हैं टोटल, तो ये तो 20 हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे 11 आएंगे फाइनली, है ना। 12 आ सकते थे, 11 हो गई,
क्योंकि टोटल 19 ही थे, तो 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 8 और 11 यहाँ पे। अब एनर्जी देख लो, n इक्वल टू 2 की, n इक्वल टू 0 की एनर्जी कितनी है? 3/2 h कट ओमेगा। n इक्वल टू 1 की एनर्जी कितनी है? 5/2 h कट ओमेगा। और n इक्वल टू 2 की एनर्जी कितनी है? दैट इज 7/2, 2 4 + 3 7/2, 7/2 h कट ओमेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। अगर मैं 1/h कट ओमेगा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए बाहर रखूं तो देखो यहाँ पे कितनी है, 77 है, राइट। एंड ये कितना है, 30 है, और ये कितना है, 6 है। ठीक है, देखो कितना हो गया 77 एंड 36, 113, 113/2 h cut omega. So it will be 56.5 h cut omega. ठीक है, so option C will be the correct one, 56.52 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका थर्मो एंड स्टैट मैक्स से है, सिंपली आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये क्वेश्चन हमने एज इट इज क्लास में भी किया हुआ है पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 लेके भी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करके जब स्पिन को भी चेंज कर देंगे, कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसकी स्पिन 3/2 होगी, तो फिर वो यहाँ पे जो डीजनरेसी है वो चेंज हो जाएगी। तो 2 की बजाय जो पर स्टेट जो 2 थी, 3x2 6x2, उस अकॉर्डिंग वो फिर 4 हो जाएगी, राइट। सो अगर स्पिन चेंज की हुई होगी तो ऐसा क्वेश्चन होगा। A random walker takes a step of unit length in the positive x direction. तो positive x direction में जो probability है उसको हम p बोलते हैं, उसकी वैल्यू गिवन है 2/3, और जो q है उसकी वैल्यू गिवन है 1/3। रैंडम वॉक का क्वेश्चन है। स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ, तो स्टेप लेंथ है वो 1 है, नेगेटिव x डायरेक्शन विद ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। द मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर आफ्टर n स्टेप्स इज, कुछ भी नहीं करना, सबसे इजी क्वेश्चन है डायरेक्टली। तो मीन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, n p माइनस q। क्लास में हमने डिस्कस किया है कि मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मीन, n का मीन n1 n2, एंड देन आपका मीन डिस्प्लेसमेंट फाइनल x, सभी का मीन क्या होता है, सभी का वेरिएंस क्या होता है, सभी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ये चार फॉर्मूलाज जो हैं इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, np माइनस q, तो यूनिट लेंथ 1 है तो इट विल बी n, और p की वैल्यू है 2/3 माइनस 1/3। तो मीन डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला वो ध्यान रखिए, दैट इज एन पी माइनस क्यू इंटू एल, तो एल इज 1। सो इससे हमने डायरेक्ट ये कर लिया है, इसका आंसर आ जाएगा n/3। बात समझ में आ गई, n/3। सो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन इज फ्रॉम द थर्मो एंड स्टेटमेंट रैंडम वॉक प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। A box of volume V containing n molecules of an ideal gas is divided by a wall with a hole into 2 compartments. If the volume of the smaller compartment is V/3, then find the variance in number of particles present in it. एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ से पार्टिकल्स कैन चेंज, सो दिस इज V/3। तो यहाँ पे कितना बचेगा वॉल्यूम, अगर टोटल वॉल्यूम V है तो एक तरफ V/3 है, एक तरफ 2V/3 है, तो V/3 में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, राइट। और इसकी कितनी होगी, 2/3। बात समझ में आएगी नहीं भाई, जो छोटा वॉल्यूम है उसमें कम होगी 1/3, जो इससे डबल है उसमें पार्टिकल के होने की 2/3। तो एक वैल्यू हमें P की पता चल गई, एक वैल्यू हमें Q की पता चल गई। वेरिएंस इन द नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, सिंपली NPQ। सो दैट विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल कितने, NPQ ये होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू N 1/3 2/3। आंसर कितना आ जाएगा, 2n/9। आई थिंक ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन, 2n/9। तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आप ये चारों फार्मूले सभी के लिए, मतलब मीन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का n1 n2 m और x का, सिमिलरली उनका वेरिएंस और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो आपको ध्यान रहने चाहिए। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नाउ
consider the transition of liquid water to steam as it boils at 100 degrees Celsius under the pressure of 1 atmospheric pressure. Which of the following quantities does not discontinue at the transition? So सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे जो फेज ट्रांजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं। तो सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे जब ट्रांजिशन होता है, फेज ट्रांजिशन होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहलाता है। इसके अंदर गिब्स फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस रहता है। एंट्रोपी और वॉल्यूम में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आती है। अब यहाँ पे हमसे पूछा डज नॉट डिसकंटिन्यू, फिजिक्स के साथ साथ इंग्लिश का सवाल भी बन गया है कि डज नॉट डिसकंटिन्यू, इसका क्या समझा जाए। तो डिसकंटिन्यू कौन कौन रहता है, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो डज नॉट डिसकंटिन्यू, कौन सा डिसकंटिन्यू नहीं होता है, दैट इज गिब्स फंक्शन। तो डज नॉट डिसकंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, सिंपली बात। तो दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, जी जो है वो कंटिन्यूअस रहता है। एस और वी में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आती है, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The common mode rejection ratio of a differential amplifier using an op-amp is 100 dB. The output voltage for a differential input of 200 microvolt is 2 volt. Find out the common mode gain. देखो dB में गिवन है, तो CMRR क्या होता है, common mode rejection ratio in dB is simply equal to 20 log base 10 ADM, that is a differential mode अपॉन ए कॉमन मोड। हमसे कॉमन मोड की वैल्यू पूछी है कि क्या होगा। सीएमआर का मतलब क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, की कोई भी ओपैम्प कितना ज्यादा कॉमन मोड को रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि आइडियली इन प्रिंसिपल फॉर दी ओपैम्प यू नो कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इनपुट पे, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब है कि जो इनपुट सिग्नल्स है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग उनका डिफरेंस करके ही आउटपुट में दे, कॉमन मोड हो उसको रिजेक्ट कर दे, उसको कैंसिल कर दे। लेकिन आइडियल सिचुएशन ना होने की वजह से कुछ कॉमन मोड सिग्नल भी आ जाता है। तो अच्छा एम्पलीफायर वही होगा जिसका सीएमआर ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छे से वो रिजेक्ट करता हो कॉमन मोड को। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो सीएमआर डीबी में गिवन है हमें। अच्छा, डिफरेंशियल मोड के लिए क्या कहा है कि डिफरेंशियल आउटपुट इनपुट अगर 200 माइक्रोवोल्ट की लग रही है तो आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट का मिल रहा है, राइट। तो जो डिफरेंशियल मोड गेन है वो कितना होगा, 2/200 माइक्रोवोल्ट, दैट इज -6। तो कितना हो जाएगा ये, 10⁻⁻4, 10⁻4 हो गया है। डिफरेंशियल मोड गेन ये है 10⁻4। तो ये कितना गिवन है, 100 dB गिवन है। तो 100 dB इज इक्वल टू 20 log base 10 10⁻4 अपॉन ACM। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 5 पे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻4 अपॉन ACM इज इक्वल टू 10⁻5। तो ACM की वैल्यू हो जाएगी 10⁻4 अपॉन 10⁻5, 0.1। ऑप्शन बी 0.1, ठीक है। ये भी CMRR ही होता है, लेकिन अगर डिफरेंशियल डीबी में पूछा जाए आपसे तो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ओके, 20 log 10 CMRR इन द लीनियर स्केल इन द डीबी स्केल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था ओपैम्प का। Given that the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt, then the ground state energy of positronium, positronium क्या है, एक बाउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन की। तो बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन, तो क्या होता है हमें पता है कि ऐसे जब एटम्स होते हैं तो E-n इज इक्वल टू En, एनर्जी म्यू अपॉन Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब फाइनाइट मास करेक्शन करते हैं उसके बाद हम ये सोल्व किया हमने बोर मॉडल में। तो इसका मतलब यहाँ पे म्यू जो है वो क्या होगा, दोनों का मास तो सेम ही रहेगा, Me इंटू Me प्लस Me प्लस Me, दैट इज Me स्क्वायर अपॉन 2Me। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका जो En डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी En, दैट इज -13.6। म्यू की वैल्यू है Me बाई 2 और ये Me है तो इट इज 1/2, तो दैट विल बी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर होगा पोजिट्रोनियम के लिए। सिमिलरली आपको रेडियाई का और सिमिलरली आपको
जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसका भी रिलेशन पता होना चाहिए ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो तीनों हमने लिखे हुए हैं नोट्स में, क्लासेस में, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि एनर्जी में, रेडबर्ग कांस्टेंट में और रेडियाई में। ठीक है, कंसीडर ए 2-dimensional crystal with 3 atoms in the basis. The number of allowed optical branches and acoustic branches due to lattice vibration are, ये क्या होता है, dp माइनस ए होता है सिंपली। d यहाँ पे डायमेंशन है, p यहाँ पे बेसिस में कितने एटम है, तो 3 एटम्स हैं, और अकोस्टिक कितने होंगे, 2d में 2 ही होंगे, तो इसका मतलब 6 माइनस 2 दैट इज 4। ऑप्टिकल कितने आ गए, 4। dp माइनस ए किसका होता है, ऑप्टिकल फोनॉन्स का, ऑप्टिकल ब्रांचेज का, तो 4 आ गई ऑप्टिकल और 2 आ गई अकोस्टिकल। तो अब n क्या था यहाँ पे, ऑप्टिकल था, तो 4 2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 4 2। ये रिलेशन ध्यान रखिए, dp माइनस ए, डायमेंशन 2d है कि 3d है, और p आपका कितने एटम्स गिवन है, और a अकोस्टिक, 3d में 3, 2d में 2। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ 100। तो नेगेटिव फीडबैक के साथ जो उसका वोल्टेज गेन है उसको मैं जरा AF लिख देता हूं, फीडबैक के साथ उसकी वैल्यू है 100। इट इज फाउंड दैट विद फीडबैक इनपुट सिग्नल ऑफ 0.6 वोल्ट इज रिक्वायर्ड to produce a given output, whereas without feedback the input signal must be only 50 millivolt for the same output. Then the voltage gain without feedback and feedback factor are, तो क्या पूछा कि फीडबैक के साथ अगर इनपुट वोल्ट 0.6 वोल्ट की देते हैं तब जो आउटपुट आती है वही आउटपुट बिना फीडबैक के जब 50 मिलीवोल्ट देते हैं तब आ जाती है, ये बात है। ठीक है, तो 0.6 इंटू AF करने के बाद जो आउटपुट आती है वो वही आउटपुट होती है जो 50 मिलीवोल्ट इनटू सिंपली ए विदाउट फीडबैक वाला गेन लेने से आती है। तो यहाँ पे AF की वैल्यू 100 है तो A की वैल्यू निकल जाएगी 0.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब कितना हो गया, इस 6 को ये 10 कर दें यहाँ पे एक बार के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6/5 into 10 raised power minus 3. So it will be 1.2, sorry, plus 3 into 10 raised power 3. तो ये हो गया 1200। तो जो गेन है विदाउट फीडबैक वो कितना है, 1200 है। तो वैसे तो आंसर यहीं पे आ जाएगा 1200, लेकिन आगे कभी इन फ्यूचर क्या पता आपको यहाँ भी कोई 1200 दे दे तो आपको बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसका रिलेशन क्या होता है, AF is equal to A 1 plus बीटा A, राइट। तो यहाँ पे 100 is equal to 1200 डिवाइड बाई 1 plus 1200 बीटा। ओके, so 1 plus 1200 बीटा is equal to 12, और ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, तो 1200 बीटा is equal to 11, and बीटा is now 11 upon 1200। ठीक है, तो अब ये आपका बिल्कुल वेरीफाई हो गया है ए और बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ओपैम्प से था और इलेक्ट्रॉनिक से था। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, और आपको एक आइडिया लगा होगा जरूर कि कैसे क्वेश्चन हमने करने। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के चक्कर में हमें नहीं टाइम खराब करना है और ना ही पेपर में उनको ज्यादा तवज्जो देनी है। मेनली होता है कि आप इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस उनको पहले करेक्ट करें, फिर टाइम बचता है तो जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है उन पे जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे रोकते हैं। कोई भी आपका सजेशन हो, डाउट हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे के सेशंस में कुछ और क्वेश्चंस करें। ठीक है, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।